गुड मॉर्निंग। आज अपन साइंस की जगह पर आज मैं आप लोगों को करंट टॉपिक करवा रहा हूँ। आज शनिवार है तो कुछ करंट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके, तो आज मैं उन चीज़ों की आपको तैयारी करवाऊँगा। थोड़ा आवाज़ को चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, और ये बंद कर दो और थोड़ा आराम से बाहर बैठो सब लोग। हो जाए बंद कर दी। गोविंद गुड मॉर्निंग। सुनील पहले का आंसर दे दिया, वाह क्या बात है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा आप लोग। आज मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ करंट के, इम्पॉर्टेंट है, रिपीट एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आज उन्हीं को अपन देखेंगे। संजय जय हिंद। जल्दी से जल्दी जुड़ें जरा। जल्दी जुड़ें जैसे अपन चालू कर सकें। टाइम हो चुका है अपना 9:01 है। आज अपन करंट के ऑब्जेक्टिवों को करवाऊंगा सॉल्व। शनिवार के दिन अपन अब करंट की क्लास रखेंगे। चलिए पहला प्रश्न है आपका आज के लिए। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए पहला प्रश्न है आज का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमन। हाँ, ये पूरे वीक का करंट अफेयर्स है, ये पूरे वीक का है। एक सप्ताह का अपन उठाया करेंगे इसमें से, पूरे वीक का है ये। और फिर मैं आप लोगों को एक साथ में किसी दिन अपन पूरे पुरस्कार उठा लेंगे एक साल के, जो इस साल 2019 और 20 में आपको जो पुरस्कार मिले हैं उनको लेंगे, फिर खेल का लेंगे, तो इस तरीके से नियुक्तियों को लेंगे, तो इस तरीके से अपन पूरा एक साथ में कर लेंगे। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, पूरी साल भर की आपकी करंट एक साथ में ही तैयार हो जाएगी। जैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा उस करंट के लिए। चलिए पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में इसे कहा जाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अंग्रेजी शब्दावली यदि इसकी बोली जाए तो होगी आपकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इसमें से किसे नियुक्त किया गया है? अनिल अग्रवाल, सीमांचल दास, राहुल सचदेवा या मोहन त्यागी। चार विकल्प हैं आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? पहला है आपका अनिल अग्रवाल, दूसरा है सीमांचल दास, तीसरा है राहुल सचदेव और चौथा है आपका मोहन त्यागी। बताइएगा जरा, जल्दी से जल्दी जवाब दें। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। अनिल अग्रवाल, मान सिंह माहौर, अनिल अग्रवाल। और बताएं जरा आप लोग, जवाब दीजिएगा कौन हो सकते हैं आपके जिनको IMF का कार्यकारी निदेशक के सलाहकार नियुक्त किया गया है? संजय, अनिल अग्रवाल। और बताएं, जवाब दो जरा जल्दी। फारूक, अनिल अग्रवाल। पिंकी, अनिल अग्रवाल। सभी ने एक ही पकड़ लिया, अनिल अग्रवाल। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अनिल अग्रवाल नहीं है। अब आंसर दें, अनिल अग्रवाल नहीं है। अब बताइए जरा, अनिल अग्रवाल को छोड़ के बताएं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक हैं आपके सीमांचल दास। किनको नियुक्त किया गया है? सीमांचल दास को। तो ये सीमांचल दास बनाए गए आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। बबीता गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सीमांचल दास को। सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। प्रमोद गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सीमांचल दास। तो आंसर आपका होगा सीमांचल दास, यानी आंसर कौन सा सही है? बी आंसर सही है आपका। ये राहुल सचदेवा नहीं है, राहुल सचदेवा नहीं है, सीमांचल दास आंसर आपका सही है इसमें। तो आंसर कौन सा है? सीमांचल दास। ये आपका सीमांचल दास आंसर है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है इन्हें। ये आपके सीमांचल दास। थोड़ा सा चित्र भी आप देखते चलें जैसे आपको याद रहेगा। ये चश्मा लगाई हुई जो दिख रहे हैं शख्स आपको आपकी स्क्रीन पर, ये सीमांचल दास हैं और इन्हीं को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार, यानी एडवाइस देंगे जी आपको। तो आंसर कौन सा होगा? बी। हाँ, आज साइंस की नहीं होगी अमन। शनिवार के दिन अपन करंट के ऑब्जेक्टिव उठाएंगे। शनिवार के दिन अपन करंट के रखेंगे, बाद बाकी के दिन आपकी साइंस रहेगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है? अब देखिए जरा, हमेशा करंट में से ही आपके बेसिक प्रश्न बनते हैं। सबसे पकड़ यदि आपने करंट पर सही तरीके से अपना ली तो ये मान लीजिएगा बहुत सारे प्रश्न आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अपन करंट को करंट के दृष्टिकोण से ही पढ़ते हैं केवल। अब जैसे अपन ने पढ़ लिया IMF के कौन बने हैं, तो सीमांचल दास याद कर लिया, लेकिन यहाँ से बेसिक प्रश्न भी बनता है आपका, और बेसिक प्रश्न क्या बनता है उस पर अपन ध्यान नहीं देते। और मैं आप लोगों को जिस तरीके से पढ़ाऊंगा करंट, तो उसमें बेसिक प्रश्नों को भी उठाऊंगा, जिस वजह से हो सकता है कि सीमांचल दास को वो ना पूछे, आपसे पूछ ले IMF की स्थापना कब हुई, IMF की मुद्रा कहाँ है, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान में IMF के प्रबंध निदेशक कौन है। तो यहाँ से 4 या 5 प्रश्न और बनते हैं आपके। तो उन बेसिक प्रश्नों को भी साथ में लेकर के अपन चलेंगे, और ये बेसिक प्रश्न इस तरीके से अपन ने सॉल्व किया तो ये मान लीजिएगा जो करंट होता है उसी में से आपका पूरा का पूरा GS पूछा जाता है। बस आपको करंट पर पकड़ अच्छी तरह से बनानी है, और करंट में से बेसिक प्रश्न कैसे बनते हैं इनको निकालना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। IMF का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। कई बार एग्जाम में आया है आपका। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी शॉर्ट में बोल देंगे अपन IMF, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देश, इनके जितने भी सदस्य देश हैं उनको वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है जी आपकी। यानी इसमें से जितने सदस्य देश हैं, इसके सदस्य बन चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, उस पर नज़र रखने के लिए एक संस्था जो बनी है, उस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये संस्था अपने सदस्य देशों को लोन भी देती है, यानी पैसा देती है उधार, जिससे आप अपना काम चला सकें। ठीक है ना? तो ये अपना काम चला सके, तो वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है ये, और ये अपने सदस्य देशों को आर्थिक तकनीकी क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय कहा था हम IMF से जाकर के पैसा नहीं लेंगे, यानी उधार नहीं लेंगे। बाद में जाकर के फिर जैसे ये PM बन गए तो सबसे पहले ये IMF के पास पहुंचे कटोरा लेके कि आप हमें पैसा दो, क्योंकि हम अपने देश का क्या करना है? विकास करना है। इसके जो नोट्स बनाने हैं ना, इसकी एक तो PDF में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग इसके नोट्स में इस तरीके से बनाना, इसका फ्लो चार्ट अभी मैं बता रहा हूँ आपको बना करके। तो इसमें क्या करना है आपको, केवल इतना याद रखना IMF और IMF की स्थापना कब हुई, इसका फ्लो चार्ट अभी बता दूंगा आपको। ठीक है मन? तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये आर्थिक, अब यहाँ पर आपको जो याद रखना है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, शॉर्ट में क्या कहेंगे? IMF। हो गया क्लियर यहाँ पर? इसके बाद कार्य क्या है? सदस्य देशों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। अब मजबूत कैसे करेंगे? तो तकनीकी सहायता भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा यदि उनको ज़रूरत है पैसे की तो लोन के रूप में उनको पैसा भी दिया जाएगा। इसका संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। प्रश्न आता है आपका IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अब ये वॉशिंगटन DC में है। गुड मॉर्निंग छवि। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC। ये आप देख सकते हो, ये नीचे जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये IMF का मुख्यालय है, वॉशिंगटन DC में है ये आपका।
स्थापना कब हुई? बता रहा हूँ यार, रुकता जाए यार। IMF की विशेष जो मुद्रा है आपकी, विशेष मुद्रा, इसकी मुद्रा स्पेशल है, उस मुद्रा को कहा जाता है SDR। इस मुद्रा को क्या कहा जाता है? SDR। पूछा जाता है SDR किस संगठन की मुद्रा है? तो ध्यान रखिएगा, SDR आपकी कहाँ की मुद्रा है? ये SDR मुद्रा है आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेसिक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और SDR का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR का पूरा नाम क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है और इसी को अपन कहते हैं SDR। और इस SDR में शामिल होती है आपकी यूरो। यूरोपीय देशों में जो मुद्रा प्रचलन में आ रही है उस मुद्रा को अपन यूरो के नाम से जानते हैं। पाउंड, ये इंग्लैंड में चलती है आपकी पाउंड। येन, ये जापान में चलती है आपकी। और डॉलर, ये अमेरिका में चलता है और भी कई देशों में आपको चलता है। तो ये यूरो, पाउंड, येन और डॉलर, इन 4 मुद्राओं को मिला करके IMF ने जो अपनी स्पेशल मुद्रा बनाई है उस मुद्रा का नाम रखा है उन्होंने SDR। उस मुद्रा का नाम क्या है? SDR। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके में, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आता है IMF की स्पेशल मुद्रा का नाम क्या है? तो SDR है। उस SDR में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं? तो उस SDR में यूरो, पाउंड, येन और डॉलर ये शामिल हैं। ये भी ध्यान रखना, यूरो मानक शब्द आ जाए या यूरो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है प्रदूषण से संबंधित हैं। जी आपके यूरो मानक प्रदूषण से संबंधित हैं। खाली यूरो लिखा आता है तो यूरोपीय देशों की मुद्रा है। और ये भी ध्यान रखना, इंग्लैंड यूरोप का एक देश है लेकिन उसने यूरो को नहीं अपनाया है। यूरो को इंग्लैंड ने नहीं अपनाया है। यूरो की आज भी मुद्रा कौन सी चल रही है? पाउंड चल रही है। तो यूरो की आज भी मुद्रा कौन सी है? पाउंड है। क्लियर हो गया? गुड मॉर्निंग डॉली। चलिए अगला देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो ये 1944 में स्थापना हुई है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन वुड्स में। अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में एक बैठक हुई थी और वहाँ पर ये निकल करके आपका सामने आया है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। अब इसे शॉर्ट में यदि अपन करें तो इस तरीके से करेंगे। देखिए, मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। स्थापना 1944, जुलाई की जरूरत नहीं है, खाली 1944। प्रबंध निदेशक, तो ये कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। वर्तमान में इसकी प्रबंध निर्देशक कौन है? प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये कहाँ की रहने वाली है? बुल्गारिया की रहने वाली है। मुद्रा इनकी कौन है? विशिष्ट ड्राइंग अधिकार, अधिकार माने राइट्स है, विशिष्ट माने स्पेशल, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये इनकी मुद्रा है आपकी। और इसमें कितनी मुद्राएं शामिल है SDR में? तो ये भी आप लिख लेना जरा। इसमें एक तो यूरो शामिल है SDR में, एक डॉलर है आपका, एक येन है और एक पाउंड है। ठीक है ना, पाउंड। इनमें से येन कहाँ चलती है? ये भी आपका प्रश्न बनता है। येन जापान में है आपका, पाउंड आपका इंग्लैंड में है और डॉलर आपका अमेरिका और कई देशों में है और यूरो जो है आपकी वो यूरोपीय देशों में है। क्लियर हो गया? अब आपको भूलना नहीं है और ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये सामने जो देख रहे हैं ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। ये बुल्गारिया की एक बहुत बड़ी अर्थशास्त्री थी, इन्हीं को प्रबंध निदेशक बनाया गया है। चलिए जरा जल्दी से नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये शॉर्ट में बस इसको नोट कर लो, बस इसी से काम हो जाएगा आपका, यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे। देखिए मीनू सेमिल, जो ऑफलाइन क्लास के लिए भारत सरकार ने 15 अक्टूबर का बोला है। क्या 15 अक्टूबर के बाद में राज्य सरकार चाहे तो स्कूल और कोचिंगों को खोल सकती है, लेकिन इस समय पर जिस तरीके से केस आ रहे हैं और लगातार मौतें हो रही हैं तो आप घर पे बैठकर के स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप अपने साथ साथ में अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम चालू किया है। आप इसी तरीके से घर बैठ करके आप कुछ दिनों तक स्टडी करें, क्योंकि अभी अपने पास में वैक्सीन नहीं है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, कल उनको भी कोरोना हो चुका है और लगातार मौतें बढ़ रही हैं अब आपकी। अब ये हार्ट पर अटैक कर रहा है आपका, तो इसलिए स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है। और जब से आपके ये चुनाव आए हैं तो चुनाव में तो और भयानक स्थिति हो गई आपकी, क्योंकि यहाँ पता चलेगा नहीं, टेस्टिंग कम कर दी गई है तो स्थिति थोड़ा विकराल रूप धारण करेगी। मास्क लगा करके रहें, लगातार सरकार अपील कर रही है, मीडिया अपील कर रही है। और इजराइल में तो आपका दूसरा लॉकडाउन फिर लग गया है। हाँ, ऑनलाइन चालू रहेगी संजय,
सूरज, ऑनलाइन क्लासेस तो अब चालू रहेगी आपकी, ऑफलाइन क्लास भी यदि चालू हो जाती है तब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी, आप उसकी चिंता नहीं कीजिएगा, लगातार मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा अब आपको। चलिए, हो गया ये क्लियर। अब इसे नक्शे पर देख लेते हैं। ये वर्ल्ड का नक्शा है आपका, ये है आपका अमेरिका, ये अमेरिका है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी हाल ही में कोरोना हो चुका है, कल की घटना है आपकी। और यहाँ जो आप देख रहे हैं इस जगह पर आपका बुल्गारिया है, इस जगह बुल्गारिया है। तो यहाँ पर है आपकी IMF की बिल्डिंग और ये बुल्गारिया की रहने वाली है आपकी, ये क्रिस्टालिना, ये बुल्गारिया की है। क्लियर हो गया, अब तो नहीं भूलेंगे आप लोग। दोनों ही संक्रमित हुए हैं सुनील, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल हो सकता है इलेक्शन के बाद में आपका ये लॉकडाउन हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। क्या मास्क तो उन्होंने बिल्कुल रख ही दिया है, अब बहुत ज़्यादा बल्क में निकल के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु दर बढ़ रही है अब, तो वो ज़्यादा थोड़ी सी भयानक स्थिति है आपकी, पता चलता नहीं है। पहले इन्फेक्शन करता है वो सीधा सा किस में जाकर के आपके लंग्स में, और लंग्स के बाद सीधा हार्ट में कर रहा है, वो हार्ट को गुब्बारे की तरह फुला रहा है आपका। वो अभी जो कई जो मृत्यु हुई हैं वो हार्ट की वजह से हुई हैं। और अब आगे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग कुछ समझदार हैं इस चीज़ को लेकर के। और आप लोगों को मैं तैयारी तो करवा ही रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ना आपको। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जरा सॉल्व करें। ये जो मेलेनिया की बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं ये। ये दिलीप में एडमिशन 8 बजे से कोचिंग पर आ जाते हैं हम लोग, 8 बजे से 12 बजे तक कोचिंग पर रहती हैं। शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक कोचिंग पर रहती हैं, तो जब भी आपकी इच्छा हो तब आप आ जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अधिकांश लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। अनुराग, 10 मार्च नहीं है, ये आपका 21 सितंबर है आपका। ये आंसर क्या है? 21 सितंबर। थोड़ा क्लियर कर लेना अनुराग, है ना। इसका जवाब क्या है? 21 सितंबर। 21 सितंबर को अपन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 21 सितंबर को अपन किसके रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में। पहली बार इस दिवस को 1982 में मनाया गया था। राष्ट्र, राजनीतिक समूह और सैन्य समूह और लोगों के द्वारा मनाया गया था 1982 में, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? दूसरी बार लॉकडाउन लगाया है आपका। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? भारत में, चीन में, रूस में या इजराइल में? बताइएगा, जरा जवाब दीजिएगा जल्दी से जल्दी आप लोग। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? भारत, चीन, रूस, इजराइल? आंसर दीजिएगा जरा जल्दी से आप लोग। चलिए, सबका आंसर सही है। ये आंसर क्या होगा? इजराइल। इजराइल में लगाया गया है आपका, ये इजराइल में लगाया है आपका, इजराइल, ठीक है ना। इजराइल का मैप देखेंगे तो ये आपका इजराइल का मैप है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये भूमध्य सागर है आपका, भूमध्य सागर।
ये वाला, और ये है आपका इजराइल है, और इजराइल इधर घिरा हुआ है मिस्र से आपका, ये जॉर्डन से घिरा हुआ है, ये सीरिया है आपका, इस तरीके से कई मुस्लिम देशों से ये घिरा हुआ है आपका इजराइल। और इजराइल में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनका स्थानीय लोग अब विरोध कर रहे हैं आपके। और ये लॉकडाउन जो है आपका शुरुआत में खोल दिया गया था, यहाँ स्कूल कॉलेजों को छूट मिल गई थी, और इसके बाद में भयानक स्थिति दोबारा से क्रिएट हो गई, फिर सरकार को दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ा था। और ये समय पर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये आप जो सामने शख्स देख रहे हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इजराइल एक यहूदी देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इजराइल कैसा देश है? यहूदी देश है, यहूदी, ठीक है ना, यहूदी देश है आपका इजराइल। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम, उस पर कल तुर्की ने अपना आधिकारिक दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा जो यरूशलेम जो है आपका वो हमारा है। तो तुर्की ने कल आधिकारिक दावा ठोका है इस पर, बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहां पर एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है। कृषि एक्ट आया है आपका, कृषि विधेयक जो आया है उसके विरोध में। आप बताइएगा जरा, यहूदी क्या होते हैं? यहूदी एक समुदाय है अमन। यहूदी जैसे अपन हिंदू हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम हैं, आपके ईसाई धर्म को मानने वाले कौन है? आपके ईसाई हैं। इसी तरीके से यहूदी भी आपका एक संप्रदाय है, यहूदी। और यहूदियों के लिए दुनिया भर में कहीं कोई जगह नहीं थी आपकी। और हिटलर जो था आपका, जर्मनी का रहने वाला हिटलर, वो यहूदियों का बहुत बड़ा विरोधी था। फिर जाकर के अमेरिका के सहयोग से इन्होंने जाके, अभी कभी स्टोरी आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में, थोड़ा सा बता रहा हूँ। फिर इन्होंने जाकर के जो आपका अरब वाला इलाका है उस जगह पर रेगिस्तान था, वो स्थान इनको दे दिया गया यहूदियों को कि आप यहाँ रहें। उन्होंने वहाँ बहुत मेहनत करी और मेहनत करने के बाद में अपना डेवलपमेंट कर लिया। 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है ये आपका इजराइल, और 13 मुस्लिम देशों से इसकी लगातार लड़ाई चलती रहती है। अभी इसलिए और ज़्यादा चर्चा में यूएई जो है उसके साथ में इसने समझौता किया है। तो पहला मुस्लिम देश जिसका इजराइल के साथ समझौता हुआ है वो यूएई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अमेरिका की वजह से ये समझौता हुआ है। और इसका भी विरोध कई मुस्लिम देश कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम देश जितने भी हैं वो इजराइल को नंबर 1 का दुश्मन मानते हैं। चलिए, इसमें कौन है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर बताएं जरा। हरसिमरत कौर। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? हरसिमरत कौर। हरसिमरत कौर अकाली पार्टी की हैं। अकाली जो पार्टी है आपकी वो पंजाब में है, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। और उसके संबंध में मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल। ये एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा, इसके एक घटक दल थे। पंजाब में दोनों मिलकर के ही सत्ता में थे। लेकिन यह जो कृषि बिल आया था उस कृषि बिल के विरोध में जाकर के हरसिमरत कौर ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और ये है आपकी हरसिमरत कौर, ये देख सकते हैं आपकी, ये केंद्रीय मंत्री हैं आपकी हरसिमरत कौर, इन्होंने ये इस्तीफा दिया है आपका। और ये सुखबीर बादल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुखबीर बादल। ये सुखबीर बादल जो है आपके, ये प्रकाश सिंह बादल के बेटा है और ये पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे थे जब सरकार थी। अब तो सरकार में अमरिंदर सिंह है, कांग्रेस पार्टी है, तो ये उनकी वाइफ है आपकी। देखिए, छोटे छोटे जो दल होते हैं अपने ही लोगों को लगते हैं। पिताजी कौन थे? मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कौन हो गया? बेटा हो गया। और अपनी पत्नी को केंद्र सरकार में क्या बना दिया? मंत्री। बाद बाकी के कार्यकर्ता तो बस कार्यकर्ता ही हैं जो काम कर रहे हैं आपके। हाँ, इसी समझौते के लिए जो आपका यूएई वगैरह का हुआ था उसी के लिए नॉमिनेट किया। ये है सुखबीर बादल आपके, सुखबीर बादल। और ये भी ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री जब ये इस्तीफा देता है कोई केंद्रीय मंत्री तो उसे स्वीकार कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्योंकि नियुक्ति करने का अधिकार कौन को है? राष्ट्रपति को है। तो हटाने का भी अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान आ गया, देखिए आपका अनुच्छेद पूछ सकता है, तो अनुच्छेद 75 के तहत। ये खंड 2 की जरूरत नहीं है आपको, खाली लिखे अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के इस्तीफे को स्वीकार कर सकता है। तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के इस्तीफे को स्वीकार किस अनुच्छेद के तहत करता है? आर्टिकल 75 के तहत करता है। और ये किसकी पत्नी है? सुखबीर बादल की। ये पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वी चैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? बताइएगा जरा। हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वी चैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? ये कृषि बिल जो है ना आपका, ये डिटेल में बताऊंगा क्योंकि शॉर्ट में हो नहीं पाएगा आपका। एक दिन अपन इस मुद्दे को उठाते हैं और मैं बताऊंगा आपको पूरा कृषि बिल क्या है। ये आपका अमेरिका, तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। दुर्गेश, इसका आंसर बांग्लादेश नहीं है। अमेरिका ने ये टिकटॉक और वी चैट को प्रतिबंध करने का निर्णय लिया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अमेरिका है आपका आंसर। ये नेपाल नहीं है, नेपाल तो चीन की गोद में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? अमेरिका। अमेरिका ने प्रतिबंध, भारत सरकार ने तो प्रतिबंध कर ही दिया है, अमेरिका ने भी बैन लगाने का निर्णय लिया है। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना, ये रॉ के पहले अधिकारी थे अनिल धस्माना, इन्हें कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है? 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए या 2 साल के लिए? बताइएगा जरा। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? बताएं जरा। जवाब दीजिएगा जरा जल्दी से। कितने साल के लिए बनाया गया है? 2 साल के लिए। यह आंसर होगा आपका 2 साल। और ये आप सामने जो शख्स देख रहे हो ये आपके अनिल धस्माना, ये रॉ के हेड रहे थे। रॉ आपका भारत का एक खुफिया एजेंसी है, आपकी खुफिया एजेंसी है, इसे रिसर्च एंड विंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये NTRO तकनीकी संस्था है जिन पर भूस्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। जमीनी स्तर की और सैटेलाइट के द्वारा तस्वीर ली जाती है, उससे संबंधित एक टेक्नोलॉजी वाली संस्था है। ये भारत सरकार के अधीन काम करती है और इसका मुखिया 2 साल के लिए बनाया गया है अनिल धस्माना को। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, अनिल धस्माना। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? 25 करोड़ की, 15 करोड़ की, 20 करोड़ की या 30 करोड़ डॉलर की? बताएं जरा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? 30 करोड़ की दुर्गेश बोल रही हैं, 20 करोड़ संजय, मोनू 15 करोड़, और बताएं जरा आप लोग। मानसिंह 25 करोड़। क्या बात है, मानसिंह कहीं पढ़ा था ये आपने पहले? इसमें जवाब जो होगा ना वो 25 करोड़ है आपका। 25 करोड़ बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आंसर क्या होगा? 25 करोड़। तो 25 करोड़ की सहायता उपलब्ध करवाई है। अब देखिए जरा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपका, जो मालदीव है आज अपनी, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है, सरकार कह रही है हमारे पास में पैसा नहीं है, और ये कोविड-19 में सहायता किसकी कर रहे हैं? मालदीव की कर रहे हैं। मालदीव को कितना पैसा दे दिया? 25 करोड़ डॉलर दिया है। 25 करोड़ रुपए नहीं है, 25 करोड़ डॉलर है। $1 लगभग कितने का है? 70-72 रुपए का है आपका $1। तो आप सोच सकते हो कि कितनी अपन ने रकम वहाँ पर दी है। और अपन को ये लग रहा है कि अपने पास में समस्या खुद की है और फिर भी अपन पैसा बांट रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इसका मूल कारण ये है क्योंकि मालदीव की यदि आप पोजीशन देखेंगे मैप पे तो ये है, ये देखिएगा जरा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये आप जो दिख रहा है ये इंडिया है आपका, और ये नारियल सा रखा हुआ है ये श्रीलंका है, ये नीचे आपका हिंद महासागर है, और इस जगह पर स्थित है आपका मालदीव यहाँ पर। और मालदीव में पहले जो सरकार थी वो भारत विरोधी थी, और इस सरकार ने समझौता कर लिया था चाइना के साथ में।
चाइना की एक पॉलिसी है कि भारत को चारों तरफ से घेरा जाए किसी भी कंडीशन में। जैसे श्रीलंका है तो श्रीलंका का एक टापू उन्होंने उधार दिया, पैसा दे दिया उन्होंने श्रीलंका को। अब श्रीलंका की सरकार को कर्ज तो दे दिया, अब चुका पा नहीं रही थी श्रीलंका की सरकार, इसलिए उस बंदरगाह पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया। इसी तरीके से आपका ये मालदीप है, मालदीप पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। मालदीप में क्या है, लगातार पैसा देते जा रहे थे और चूंकि ये छोटे देश हैं इन पे पैसा वापस कर नहीं पाते, इसलिए उन इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान पे अभी नियंत्रण कर लिया है काफ़ी हद तक पैसा लगा लगा करके, तो ये पूरा षड्यंत्र चल रहा था। तो अभी लेटेस्ट में अमेरिका ने एक समझौता किया है। अमेरिका ने किसके साथ समझौता किया, मालदीप के साथ समझौता किया, और मालदीप के साथ ये समझौता किया हम सैनिक मुख्यालय बनाएंगे, हम आपको तकनीकी सहायता देंगे और सैनिक मुख्यालय देंगे, आर्थिक सहायता, इस तरीके से यहाँ से चाइना को क्या किया जा सके, भगाया जा सके। ये पहला प्रश्न ध्यान रखना। अभी हाल ही में एशिया के किस देश के साथ तकनीकी आधारित समझौता किया है, तो अमेरिका ने किया है। ठीक है, इसका फायदा भारत को मिला। क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने फिर चाइना की अपील को ठुकरा दिया और भारत सरकार ने 25 करोड़ डॉलर दे दिए, जिससे इनका जो हेडक्वार्टर मिलिट्री बेस बना था चीन का, वो यहाँ से हट गया। क्योंकि चाइना का यदि यहाँ पे होता तो यहाँ से वो दक्षिण भारत पे भी ऊपर से कहीं से भी आप पर अटैक कर सकता था। समझ में आ गया ना। तो इस वजह से जो आपके पड़ोसी देश होते हैं उन देशों को भी आपको विश्वास पर रखना होता है, उनको भी आपको पैसा जब उधार की ज़रूरत है तो देना पड़ता है, क्योंकि आपको यदि नहीं देंगे तो दूसरे देशों ने कर्ज की नीति में फंसा करके आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपकी में, ठीक है ना। और यहाँ के जो आपके इस समय पर राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके इब्राहिम मोहम्मद साहिल, ये प्रेसिडेंट है यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद साहिल। गुड मॉर्निंग नरेंद्र। इब्राहिम मोहम्मद साहिल जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है, बताइएगा जरा। बिहार है, पंजाब है, गुजरात है या दिल्ली है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो ये आंसर होगा आपका, बताइए जरा जल्दी से आप लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? आंसर क्या होगा? ये राज्य आपका गुजरात। राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात का मैप आपने देखा ही है, ये गुजरात है आपका। आप बता सकते हैं गुजरात किस दिशा में स्थित है? एक प्रश्न है मेरा आपका आप लोगों से, गुजरात किस दिशा में स्थित है? बताएं जरा, गुजरात किस दिशा में स्थित है? जरा जवाब दीजिएगा। एक प्रश्न है आपसे, गुजरात किस दिशा में स्थित है? गुजरात की दिशा बतानी है आपको। प्रश्न मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, गुजरात किस दिशा में स्थित है? वर्षा वेस्ट आंसर दे रही हैं। और बताएं आप लोग, गुजरात किस दिशा में स्थित है? कुलदीप कह रहे हैं पूर्व में, ईस्ट कह रहे हैं कुलदीप, और बबीता कह रही है उत्तर में। बाद बाकी का सबका आंसर वेस्ट चल रहा है। देखिए अब जरा पश्चिम में, एकता का भी जवाब पश्चिम में। हाँ बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम सुनील। देखिए जरा, यदि आपसे ये प्रश्न एमपीपीएससी में आया था आपका, एमपीपीएससी में ये प्रश्न आया था आपका कि गुजरात किस दिशा में स्थित है? गुजरात किस दिशा में स्थित है, ये प्रश्न था। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आए आपका, तो यहाँ उसने कोई लोकेशन नहीं दिया आपको कि विश्व नक्शा या भारत का नक्शा या कोई अन्य, उसने केवल गुजरात पूछा है। तो आपको वर्ल्ड मैप के आधार पर जवाब देना है। और वर्ल्ड मैप में यदि आप देखेंगे, विश्व के नक्शे को यदि आप देखते हैं, तो भारत पूर्व में आता है आपका, गोलार्ध आपका उत्तरी होता है, लेकिन दिशा आपकी कौन सी होती है? पूरब होती है। और भारत यदि पूरब में है तो गुजरात भी आपका कहाँ होगा? पूरब में होगा। यानी आपका आंसर कौन सा होगा? पूरब होगा। भारत का कोई भी राज्य आ जाए, सब के सब पूरब में होंगे। पाकिस्तान पूछ ले वो भी पूरब में होगा आपका, बांग्लादेश पूछ ले वो भी पूरब में होगा। हाँ, यदि वो ऐसे प्रश्न करता कि भारत में गुजरात किस दिशा में स्थित है, तब आपका आंसर भारत के नक्शे के आधार पर होता, और आंसर हो जाता आपका क्या चीज़? पश्चिम हो जाता।
समझ में आ गया ना, ये ध्यान रखना। तो अब आंसर आपका क्या होता, पश्चिम होता। अभी इस समय पर आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पूरब होगा। और ये प्रश्न आया था तब सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि देखो एमपीपीएससी कैसे कैसे प्रश्न पूछने लगी, और उसमें आंसर सब के सब लगा के आए पश्चिम, लेकिन वर्ल्ड के नक्शे के आधार पर ये आंसर पूरब है। भारत में पूछ रहा है वो आपसे, भारत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तब आप आंसर क्या देंगे, तब आंसर आप देंगे पश्चिम। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। और ऐसे ही मध्य प्रदेश यदि कह देता है वो आपको, तो अभी आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश किस दिशा में स्थित है, तो आंसर वही होगा आपका पूरब। हाँ, भारत में मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, तो मध्य में है। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आपकी लोकेशन बदल जाती है। जैसे अब एक मुरैना का उदाहरण लेते हैं, ये मुरैना है आपका, यहाँ पर है। बताइए मुरैना कहाँ स्थित है, किस दिशा में स्थित है, तो मुरैना वर्ल्ड मैप के आधार पर बताओगे आप, तो आंसर होगा पूरब। यदि वो प्रश्न कहता है भारत में मुरैना कहाँ स्थित है, तो ये मध्य में स्थित है आपका, मध्य में। और मध्य प्रदेश में मुरैना कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में मुरैना उत्तर में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ होगा, उत्तर में। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। गुजरात के सीएम विजय रूपानी हैं। नहीं, ये वर्षा ध्यान रखना, वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, आपको विश्व नक्शे के आधार पर ही जवाब देना है, क्योंकि जब भी होता है तो मेजर आधार पर चला जाता है, छोटे आधार पर अपन बात नहीं करते, बड़े आधार पर। हाँ, यदि उसने लिख दिया फिर तो क्लियर ही हो गया आपका, लिख नहीं रहा है तो आपको विश्व के नक्शे के आधार पर ही आपको जवाब देना है। नॉर्थ आंसर नहीं होगा, नॉर्थ आंसर नहीं होगा आपका। किसके संदर्भ में ये प्रशांत, नॉर्थ आंसर उत्तर, ये उत्तरी गोलार्ध में है भारत। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता है। कौन सा खिलाड़ी है जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, बताइएगा जरा। निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता है। जवाब दीजिएगा। सिमोना हालेप, कैरोलिना प्लिस्कोवा, या गरवाइन मुगुरुजा, या सेरेना विलियम्स। ये सेरेना विलियम्स है ये पूरा नाम इनका, बताएं जरा जल्दी से जल्दी। हाँ, एमपी के संदर्भ में बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, सिमोना हालेप, तो ये आंसर क्या होगा, सिमोना हालेप। तो ये इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीतने वाली पहली खिलाड़ी सिमोना हालेप हैं आपकी, ये ध्यान रखना। ओके प्रशांत, समझ में आ गया बिल्कुल। ये आपकी सिमोना हालेप हैं, सिमोना हालेप है, कैरोलिना प्लिस्कोवा नहीं है, तालिब। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में निधन हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पहले भी करवाया है, एक वीडियो डाला था मैंने इस क्वेश्चन को लेकर के। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है, बताइएगा। किस पर्वतारोही का भी हाल ही में निधन हुआ है। निर्मल पुरजा, अंगरीता शेरपा, कामी रीता शेरपा, या तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे, बताएं जरा। जवाब दीजिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ा है वो व्यक्ति, जिसका भी हाल ही में निधन हुआ है, अंगरीता शेरपा। आंसर क्या होगा, अंगरीता शेरपा। ये अंगरीता शेरपा है आपका। ये नाम से तो ऐसा लग रहा है अंगरीता शेरपा एक लड़की होगी, ये लड़की नहीं है, बल्कि कौन है, लड़का है। ये है आपका। इसे स्नो लेपर्ड भी की उपाधि दी जाती है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ से एक बेसिक प्रश्न बनता है, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्नो लेपर्ड के नाम से अंगरीता शेरपा को जाना जाता है। एक प्रश्न और बनता है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, इसे स्नो लेपर्ड कहा जाता है। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड बोलते हैं अपन हिम तेंदुआ को, बर्फ में जो तेंदुआ पाया जाता है उसे कहा जाता है आपका।
ये आपका स्नो लेपर्ड होता है। और आपको मालूम होगा अभी हाल ही में एक ब्लैक पैंथर आ गया है ग्वालियर में, है ना, कल देखा था ब्लैक पैंथर, जो आपका कैंसर पहाड़ी है उसके आसपास में दिखा है। ये स्नो लेपर्ड है आपका। अगला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए विज्ञान का प्रश्न आ गया आपका, साइंस का, और ये अपन सॉल्व कर चुके हैं। अल्जाइमर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद है ना, ब्रेन प्रभावित होता है, जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, अपनी उम्र बढ़ती जाती है और मेमोरी आपकी कैसी होती चली जाती है, लॉस हो जाती है। तो बताइएगा विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 12 जनवरी को, 21 सितंबर को या 11 जुलाई को? बताएं जरा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। जवाब दें जरा जल्दी से जल्दी। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं अपन? बिल्कुल सही है, 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। और 21 सितंबर को ही अपन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाते हैं। यानी आपकी जो दुश्मनी है उसे भूल जाओ। तो अल्जाइमर में क्या होता है, वैसे ही भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है ना। और जब पुरानी दुश्मनियों को भूल जाएंगे तो अपने आप क्या आ जाएगी, शांति आ जाएगी। तो विश्व अल्जाइमर दिवस और शांति दिवस दोनों कब मनाई जाती है? 12 जनवरी नहीं है डॉली, 21 सितंबर है। 21 सितंबर को अपन 2 डे मनाते हैं। विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 21 सितंबर को, और अल्जाइमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। ये भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 2 महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा। बताइएगा वह 2 महिला अफसर कौन कौन सी हैं? सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, या सब लेफ्टिनेंट प्रियंका त्यागी और सब लेफ्टिनेंट कृति सिंह, या सब लेफ्टिनेंट कोमल सचदेवा और सब लेफ्टिनेंट रूपा त्यागी, या सब लेफ्टिनेंट मोहिनी सिंह और सब लेफ्टिनेंट अमृता त्यागी? बताइएगा जरा, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा? ओके, पहला ही आंसर है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। ये आपकी कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह है, ये आप देख सकते हो इनके फोटो। ये कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह है। और ये हेलीकॉप्टर वाली जो ब्रांच है उसमें इनको स्थापित किया जाएगा। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद में शामिल होने के लिए चुना गया है। हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में, ये नौसेना में जो हेलीकॉप्टर होते हैं वहाँ ऑब्जर्वर के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में इन दोनों का चयन हुआ है। कौन कौन है ये? कुमुदनी त्यागी और आपकी रीति सिंह। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त अरब अमीरात निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? यानी किस देश को ये कार्बाइन राइफल दे रहा है आपका? संयुक्त अरब अमीरात। बताइएगा जरा, संयुक्त अरब अमीरात किस देश को कार्बाइन राइफल दे रहा है? संयुक्त अरब अमीरात किस देश को कार्बाइन राइफल दे रहा है? बताइएगा जरा, जवाब दीजिएगा। किस देश को संयुक्त अरब अमीरात कार्बाइन राइफल दे रहा है? बताएं जरा, किस देश को संयुक्त अरब अमीरात कार्बाइन राइफल दे रहा है आपका? ओके, भारत को दे रहा है। ये किसको दे रहा है? भारत को। कार्बाइन राइफल क्या होती है? ये है आपकी कार्बाइन राइफल। इस तरीके की जो राइफल है, कार्बाइन राइफल है, ये दी जा रही है आपकी भारत को, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात को मैप पे देखेंगे तो ये आपका यूएई, ये आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात है ये आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? यानी किसके जन्मदिन पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? बताइएगा जरा। हाँ बिल्कुल, आईपीएल हो रहा है मोनू, यहाँ पर आईपीएल का आयोजन हो रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? बताइए जरा, कौन से महापुरुष हैं जिनकी जयंती पर वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन होना है? ये महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है।
वैभव शिखर सम्मेलन क्या होता है आपका? महात्मा गांधी है, जानते ही आप इन्हें। वैभव शिखर सम्मेलन क्या है? तो ये वैभव शिखर सम्मेलन प्रवासी भारतीय, यानी जो ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं और देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। कौन कौन का है? प्रवासी भारतीय, भारत के वैज्ञानिक और भारत के शिक्षाविद, इनका एक शिखर सम्मेलन है। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर को किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। किस देश के साथ सिंधु जल समझौता किया गया था आपका? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बताइएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से संबंधित है। इसके 60 साल हो गए आपके सिंधु जल समझौता के। तो भारत का सिंधु जल समझौता किस देश के साथ था? देखिए बेसिक प्रश्न आने लग गए अब आपके। अब यहाँ से सिंधु नदी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पूरा सिंधु नदी पढ़ना चाहिए। सिंधु जल समझौता के कितने साल हुए हैं? 60 साल हो चुके हैं इसलिए। तो ये किसके साथ में हुआ है सिंधु जल समझौता? बताइएगा जरा आप लोग। पाकिस्तान के साथ में है। सिंधु जल समझौता किसके साथ में है? पाकिस्तान के साथ में है। मालूम ही आपको, सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर के बहती है। सिंधु नदी का पहले भाग बहता था भारत में, लेकिन एक भूकंप आया था, उसकी वजह से इसका पूरा जो मार्ग है आपका पाकिस्तान चला गया है। सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो भारत में बह रही हैं आपकी, तो ये ध्यान रखना। और ये सिंधु जल समझौता हुआ था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच में। ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खां हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये समझौता हुआ था। इस समझौते में क्या था? आपकी नदियों को इस तरीके से बांटा गया था। इन नदियों को बांटा गया था, ये सिंधु नदी की हैं और ये आपकी पश्चिम की नदियाँ और ये पूरब की नदी हैं। यदि आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे अपन, तो इस तरीके से यहाँ पे तो आपका भारत आ जाएगा और यहाँ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान भारत के कहाँ पर है? पश्चिम में। और पाकिस्तान की किस ओर है भारत? तो पूरब की ओर है आपका। तो ये पूरब और पश्चिम में बांट दिया गया है। पश्चिम की नदियाँ सिंधु नदी है, झेलम नदी है और चिनाब नदी है। ये 3 नदियाँ हैं आपकी, सिंधु, झेलम, चिनाब। ये झेलम और चिनाब सिंधु की सहायक नदी यही है जी आपकी, है ना। तो ये सिंधु नदी जो है, झेलम नदी और चिनाब नदी, ये जो जल है इनका पानी का जल रहेगा आपका, वो पाकिस्तान पर नियंत्रण रहेगा। लेकिन उसमें से 20% जो जल है आपका, उस पर नियंत्रण किसका रहेगा? भारत का। और इधर आ जाइएगा, पूरब की नदियों में रावी है, सतलज है और व्यास है। रावी, सतलज, व्यास, ये जो नदियाँ हैं आपकी, इन नदियों का 100% जल पर नियंत्रण किसका रहेगा? भारत का रहेगा। समझ में आ गया ना? ये ध्यान रखना जरा, प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइए सिंधु जल समझौता किन किन के बीच में हुआ? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनता है आपका, क्या बताइए सिंधु जल समझौते के तहत किन नदियों पर 100% भारत का नियंत्रण था? तो पूरब की नदियों पर। कौन कौन सी हैं? तो उनको याद कर लेना आप लोग, सराव के नाम से। सराव, एक शब्द याद कर लो, सराव। यहाँ स का मतलब सतलज हो जाएगा, रा का मतलब यहाँ रावी हो जाएगा और व का मतलब क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो सराव याद करो, सराव पर 100% भारत का नियंत्रण है, ऐसे याद करना। और भारत कहाँ पर है? पूरब में है। तो ये पूरब की नदियाँ हो गई आपकी, समझ में आ गए ना। अब जो बच गई आपकी नदियाँ वो हो जाएंगी सब कहाँ की? पश्चिम की, क्योंकि ये सिंधु नदी की सब सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज और रावी। और इनमें से कितने पर है? 20% पर नियंत्रण है। और ये समझौता करवाया था विश्व बैंक ने। ये समझौता किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका। सराब याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना, उससे याद रह जाएगा आपका। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडेजा से इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है? 7 साल, 2 साल, 1 साल या 3 साल? बताइए जरा। ये खिलाड़ी है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडेजा से इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है? 7 साल, 2 साल, 1 साल और 3 साल? जवाब दीजिएगा जरा, जल्दी से जल्दी जवाब दें। और इसका आंसर है आपका 1 साल। 1 साल के लिए किया गया है ये। ताले 2 साल के लिए नहीं है, 1 साल के लिए है ये। अगला प्रश्न है, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? नासा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया है?
7 साल, 4 साल, 3 साल या 2 साल? बताएं जरा। नासा, नाडा, नाडा क्या है? नाडा है नेशनल डोपिंग, एक नाडा है और एक वाडा है आपकी, है ना। ये लगाया है प्रतिबंध 4 साल के लिए। ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं आपके, ये देख रहे हैं, अर्शप्रीत सिंह भुल्लर, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का पूरा नाम क्या है? नाडा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ये प्रश्न भी आता है आपका। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो बास्केटबॉल को आप बदल दो बिस्किट में, बास्केट बिस्किट जैसा लग रहा है। और पार्ले जी का बिस्किट कितने रुपए में आता है? 5 रुपए में। इसको ऐसे याद करना, पार्ले जी का जो बिस्किट है वो कितने रुपए में आता है? 5 रुपए। तो बास्केट बिस्किट, तो ये बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलते हैं, ये आपके। और नाडा का पूरा नाम भी पूछ सकता है। नाडा का पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, आज के लिए इतना ही है। 17 ही क्वेश्चन हो पाए आपके सॉल्व। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम किसी दिन और निकालेंगे अपन, एक्स्ट्रा टाइम में मैं बता दूंगा, तो बचे हुए क्वेश्चनों को मैं उसमें सॉल्व करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।